नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सक्सेस क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं मनीष और आज की क्लास में हम ईवीएस के टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। आज के इस क्लास के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं इस प्रकार से हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है, सिलिका, लेवली या ब्रेसिया? आपका करेक्ट आंसर होगा क्या कहलाता है? आपका कहलाता है मैग्मा। अच्छा बताइए, मैग्मा होता क्या है? मैग्मा दरअसल ये पिघली हुई चट्टानों का एक गर्म गाढ़ा मिश्रण होता है और पृथ्वी की सतह के नीचे पाया जाता है। पृथ्वी के अंदर जब ये रहता है तो इसे मैग्मा कहते हैं, और जब ये ज्वालामुखी विस्फोट के बाद पृथ्वी से बाहर आता है तो इसे हम लोग लावा कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ज्वालामुखी के प्रकार हैं: सक्रिय ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी या उक्त सभी? चलिए इस क्वेश्चन के बारे में इसका जो सही आंसर होगा उक्त सभी। ये सभी ज्वालामुखी के प्रकार होते हैं। अगर हम बात करें, ये सभी ज्वालामुखी जो है सक्रियता के आधार पर दिए गए हैं। देखिए, सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी जिनमें अक्सर विस्फोट होते रहते हैं, जैसे इटली का एटना हुआ, भारत का बैरन द्वीप हुआ जो कि अंडमान निकोबार में है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में है। दूसरा आपका प्रसुप्त या सुप्त ज्वालामुखी दे रखा है। प्रसुप्त या सुप्त ज्वालामुखी क्या होता है? जैसे कि ये लंबे समय तक इनमें विस्फोट नहीं होता है, ये अचानक भविष्य में कभी भी फट सकते हैं, जैसे जापान का फ्यूजियामा, इटली का वेसुवियस। और नंबर 3 है आपका शांत या मृत ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं। इनके स्थानों पर काफ़ी मुख्य मतलब क्रेटर से गड्ढे से बन गए हैं, जिनमें पानी भर जाने से झील का निर्माण हुआ है। जैसे म्यांमार का माउंट पोपा हो गया, अफ्रीका का किलिमंजारो हो गया। ये आपके कैसे हैं ज्वालामुखी? ये ज्वालामुखी शांत ज्वालामुखी हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुई थी? 2 से 3 दिसंबर 1984 को हुई थी, 5 दिसंबर 1984 को हुई थी, या 4 दिसंबर 1980 को हुई थी, या 2 से 3 सितंबर 1984 को हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2 से 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई थी। अच्छा, भोपाल गैस त्रासदी की घटना जो हुई थी, ये एक औद्योगिक दुर्घटना थी। ये भोपाल शहर में 2 से रात्रि के समय 2 to 3 दिसंबर के समय हुई थी। और भोपाल की एक कंपनी थी जिसका नाम था कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, जो कि कीटनाशक कारखाना था। उसमें ये घटना हुई थी, इसमें केमिकल रिएक्शन हो गई थी जिसकी वजह से जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। और इसमें कौन सी जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट, जिससे कई लोगों की जान चली गई और काफ़ी एनवायरनमेंट में इसका असर रहा और काफ़ी लोग इससे प्रभावित रहे लंबे समय तक। चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अल्लाह का बांध। अल्लाह का बांध जो है किस राज्य में बना है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या केरल में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गुजरात का बांध। कहाँ होगा? गुजरात में। ये अल्लाह का बांध है गुजरात में। ये कहाँ स्थित है? ये गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है। ये नेचुरल डैम है। ये क्या है? नेचुरल डैम है। इसका किसी प्रकार से इंसानों ने निर्माण नहीं किया है, प्रकृति ने इसका निर्माण किया है। ये 16 जून 1819 को कच्छ में एक विनाशकारी भूकंप आया था, जिसके दौरान ज़मीन का कुछ हिस्सा जो होगा वो ऊपर उठकर आ गया था, जिससे ये एक डैम का रूप इसने ले लिया। स्थानीय लोगों ने इसे अल्लाह का बांध यानी भगवान या ईश्वर द्वारा बनाया गया बांध कहा। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ग्लेशियर का संबंध किस क्रिया से है? ग्लेशियर का संबंध सुनामी से है, ज्वालामुखी से है, चक्रवात से है या तड़ित झंझा से है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्लेशियर का संबंध है ज्वालामुखी से। किससे है? ज्वालामुखी से है। ग्लेशियर होता क्या है? ये एक गर्म पानी का चश्मा होता है, जिसमें समय समय पर उबलता हुआ पानी और भाप होते हैं, बहुत तेज़ी के साथ, दबाव के साथ फव्वारे की तरह धरती से बाहर निकलते हैं और आसमान में एक विशेष चश्मा टाइप का दिखाते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भूकंप के उद्गम केंद्र को क्या कहते हैं?
भूकंप के उद्गम केंद्र को क्या कहते हैं? भूकंप मूल कहते हैं, अभिकेंद्र कहते हैं, या प्रभावी क्षेत्र कहते हैं, या उक्त सभी कहते हैं। देखिए, भूकंप का उद्गम केंद्र होता है उसे हम लोग भूकंप मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप मूल होता क्या है, जिसे फोकस या हाइपोसेंटर कहते हैं। ये ज़मीन के अंदर का वह हिस्सा होता है जहाँ चट्टानें टूटती हैं और भूकंप की तरंगें आगे बढ़ती हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा भूकंप के उद्गम केंद्र को क्या कहते हैं। भूकंप के उद्गम केंद्र को भूकंप मूल यानी फोकस या हाइपोसेंटर कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, अल्पकाल में मूसलाधार वर्षा होने के कारण तड़ित झंझा को क्या कहते हैं? मेघ प्रस्फोट कहते हैं, बादल का फटना कहते हैं, या ए और बी दोनों होगा, या चक्रवात। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा मेघ प्रस्फोट और बादल का फटना, ये दोनों ये होगा। चलिए, इस मेघ प्रस्फोट होता क्या है? देखिए, एक सीमित समय में कह सकते हैं कि छोटे से इलाके में काफ़ी मूसलाधार बारिश हो जाए, अत्यधिक बारिश हो जाए, जिसके परिणाम पर अचानक बाढ़ या भूस्खलन या तबाही आ जाती है, तो इस कंडीशन को हम मेघ प्रस्फोट कह सकते हैं, या बादल का फटना भी कह सकते हैं। तो एक निश्चित समय में एक निश्चित क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो जाए तो उसको ही मेघ प्रस्फोट कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसके द्वारा कृत्रिम रूप से बादल बनाकर टॉर्नेडो की तीव्रता को कम करने का प्रयास किया जा रहा है? मेघ विजन के द्वारा, डॉपलर प्रभाव के द्वारा, फ्यूजिटा मापक के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर एक वर्ड आया है कृत्रिम रूप से बादल बनाना है। कृत्रिम रूप से बादल बनाकर ये टॉर्नेडो की तीव्रता, जो टॉर्नेडो तूफान आता है उसकी रफ्तार को कम करने के प्रयास किया जाता है। तो ये प्रयास मेघ विजन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? मेघ विजन के द्वारा किया जाता है। इसलिए मेघ विजन क्या होता है? ये कृत्रिम रूप से बारिश कराने की एक वैज्ञानिक तकनीक होती है। इसमें कुछ रसायन जैसे सिल्वर आयोडाइड हुआ, पोटेशियम आयोडाइड हुआ, सूखी बर्फ़ का इस्तेमाल होता है। सिल्वर आयोडाइड क्या होता है? एक प्राकृतिक बर्फ़ जैसी होती है। जब इसे बादलों में छोड़ा जाता है तो बादल में जो नमी होती है इसके चारों ओर जमा होने लगती है और बर्फ़ का एक क्रिस्टल में बदल जाती है। जब ये क्रिस्टल भारी हो जाते हैं तो ज़मीन पर आगे बढ़ते हैं और तापमान बढ़ने के कारण ये पिघलते हैं। पिघलने पर पानी की बूंदें का रूप ले लेती है और बरसात करती है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन एक्ट कब लागू किया? भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन एक्ट कब लागू किया? 23 दिसंबर 2005 को, 3 दिसंबर 2004 को, 2 से 3 दिसंबर 2006 को, या 23 सितंबर 2005 को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 23 दिसंबर 2005 को आपदा प्रबंधन एक्ट पारित किया गया था। आपदा प्रबंधन एक्ट में 11 अध्याय और 79 धाराएँ हैं। 11 अध्याय और 79 धाराएँ हैं। आपको इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः कितने वर्षों के बाद प्रशांत महासागर में विध्वंसकारी सुनामी आती है? तो 10 वर्षों के बाद, 8 वर्षों के बाद, 15 वर्षों के बाद, या 5 वर्षों के बाद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जी 15 वर्षों के बाद। 15 वर्षों के बाद प्रशांत महासागर में विध्वंसकारी सुनामी आती है। ओके, चलिए प्रशांत महासागर के बारे में और इम्पोर्टेंट चीज़ें बताते हैं। ये प्रशांत महासागर जो है पृथ्वी का सबसे बड़ा, सबसे गहरा महासागर है। ये पृथ्वी का 30% हिस्सा यानी 1/3 पार्ट, 30% से अधिक कह सकते हैं, 1/3 पार्ट जो है हिस्सा घेरे हुए हैं। इसका नाम जो है मैगेलन, एक ट्रैवलर रहे हैं जिनका नाम था फर्डिनेंड मैगेलन। इन्होंने 1520 में इसका नाम रखा था। उनको इसका पानी शांत लगा और इसीलिए इन्होंने इसको मार पैसिफिको नाम दिया, जिसका अर्थ होता है शांत सागर। लेकिन ये नाम के विपरीत है, इतना शांत इन्होंने समझा था, इसके विपरीत ये अशांत महासागर है। दुनिया की सबसे गहरी जगह इसी में ही है, इसी महासागर में स्थित है। जैसे आपका मरियाना गर्त जो है, चैलेंजर डीप जो मरियाना गर्त का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, लगभग 11 किलोमीटर की गहराई के नीचे है। यही मरियाना गर्त का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। इसके अलावा अगर बात की जाए, अगर माउंट एवरेस्ट अगर इसमें डाल दिया जाए तो माउंट एवरेस्ट भी पूरी तरीके से इसमें डूब जाएगा। प्रशांत महासागर के चारों तरफ एक रिंग ऑफ फायर है। ठीक है, चारों एक रेंज है, एक सर्कल है जिसे बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। अच्छा, प्रशांत महासागर के ईस्ट में क्या है? प्रशांत महासागर के ईस्ट में नॉर्थ और
साउथ अमेरिका है, कॉन्टिनेंट हैं। वेस्ट में क्या है, एशिया और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट हैं। अच्छा, नॉर्थ में क्या है, आर्कटिक रीजन है। और साउथ में क्या है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है। ओके, तो इस तरीके से इस आज के इस क्वेश्चन की सीरीज़ आपको कैसी लगी, ठीक है। और आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।